तो उनमें एक जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत सारी बातें हिस्ट्री में घुसा दी गई। हिस्ट्री की जो राइटिंग शुरू हुई है, उन्होंने तो अंग्रेजों ने शुरू की थी। B.A. स्मिथ ने लिखना शुरू किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 5 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा, और बहुत दिनों तक हमारे विद्यालय और कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसी किताब को पढ़ाया जाता रहा है हिस्ट्री के नाम पर। क्योंकि भारत के कोई भी उस समय रिसर्च हो नहीं रहा था, भारतीय लोग नहीं कर पा रहे थे, नहीं लिख रहे थे हिस्ट्री। उस किताब में 75% हिस्से में उन्होंने दिखाया सिकंदर के आक्रमण, उसका प्रभाव। एक्चुअल में वो साबित करना चाह रहा था B.A. स्मिथ, अंग्रेज जो था, कि भारत हमेशा सा गुलामी की जिंदगी जिया है, खुद से शासन करने की कला भारतीयों के पास नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा तोड़ मड़ोड़ करके हिस्ट्री को लिखा। बाद के दिनों में जब भारतीयों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया, तो उस ब्रिटिश को और विदेशी लेखकों को जवाब देने के लिए बहुत कुछ गलत बातों को लिख दिया। जैसे 1857 के विद्रोह को दिखलाया, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के बाबू कुंवर सिंह तक, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सारे लोग जो लड़े वो अपने देश के लिए लड़े, ये उन्होंने साबित किया। इसी तरह से उन्होंने दिखाया कि भारतीय इतिहास में 2 ऐसा पीरियड आया है जिसको स्वर्ण युग कहा जा सकता है। स्वर्ण युग की धारणा आई कहां से? तो ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेजी जो राज था, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन को गोल्डन एज कहा गया, क्योंकि उसी के शासन के दौरान इंग्लैंड का चतुर्दिक विकास हुआ। बहुत सारे उपनिवेश स्थापित हुए, जिसमें भारत, एशिया महादेश से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक सारे महादेशों पर इनका कब्जा होता चला गया। एक नाविक शक्ति उनकी काफी बढ़ी, धन दौलत अपार मात्रा में इंग्लैंड में जमा हुआ, क्योंकि जितने उपनिवेश थे यहां से सब नोच करके तो वो ले जा रहे थे, धन दौलत वहां केंद्रित होते गया। शेक्सपियर जैसे विश्व प्रसिद्ध नाटककार इसी समय आए, और अंग्रेजी के एक से एक महान विद्वान उसी समय इंग्लैंड में पैदा हुए। तो इसीलिए उनके एज को कहा गया कि ये गोल्डन एज था, गोल्डन एज था। अब उनको जवाब देने के लिए भारतीय इतिहासकारों ने भी ये लिखा कि आप यहां तो एक ही बार गोल्डन एज आया, हमारे यहां 2 बार आया। एक मुगल काल में शाहजहां के शासन काल में आया, और उसके पहले गुप्त काल में आया, खास करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। ये 2 काल हमारे यहां का गोल्डन था। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। आज जब हम एनालिसिस करते हैं तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, तो मालूम पड़ता है कि न तो कभी गोल्डन एज था, और न ही 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इनमें से किसी ने अपने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जो भी लड़ी अपने लिए। इस तरह की बातें और बहुत कुछ और, जैसे जोधाबाई वाली बात हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे जहां भी मौका मिलेगा वहां पर पढ़ाने के दौरान एनालिसिस करते ही चलेंगे। जैसे सम्राट अशोक, कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय पूरी तरह बदल गया, एकदम अहिंसक हो गया, हिंसा से उनको नफरत हो गया। लेकिन क्या जब हम विश्लेषण करते हैं
तो प्रमाण दूसरा मिलता है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इतिहास में जिसको वैज्ञानिक ढंग से जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ दूसरी बातें हमको मिलती जाती हैं। उन प्रमाणों के ध्यान में रखते हुए ही हमें इतिहास पढ़ना है। अदरवाइज जो रूढ़िवादी लोग हैं तो दूसरी तरह, अब जैसे रामायण महाभारत को प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत दिनों तक महाकाव्य काल के रूप में एक चैप्टर रखा गया, बहुत दिनों तक ये रखा गया। ये महाकाव्य काल का एक फेज है, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इसको हटा दिया, क्योंकि महाकाव्य काल, ये महाकाव्य ही लिखा गया है 4वीं सदी में, पूरा हुआ रामायण महाभारत दोनों। और इसीलिए 4वीं सदी तक चूंकि शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, बैक्टीरिया के यूनानी आ गए थे, इन सब का प्रमाण उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिल जाता है। तो जब इनकी रचना ही बहुत बाद में हुई तो प्राचीन काल में इनको रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। फेज। तो इन तमाम बातों को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और प्रमाणिक ढंग से पढ़ेंगे, रूढ़िवादी ढंग से नहीं। पढ़ने के लिए तो वैदिक काल हम लोग समाप्त कर लिए, राइज ऑफ मगध भी पढ़ लिए, पतन भी पढ़ा, राइज और डाउनफॉल दोनों हो गया, उत्थान और पतन दोनों पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद का जो पीरियड है, सिकंदर के आक्रमण पढ़े थे, थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया थे। अच्छा, तो मतलब कि ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण दोनों पढ़ना पड़ेगा हमको। इसके पहले बौद्ध और जैन पढ़ लिए थे। हाँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म ये दोनों पढ़ लिए थे। अच्छा, तो वो संक्षिप्त है, ज्यादा नहीं है। ईरानी और यूनानी आक्रमण, और उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है और मौर्य वंश की नींव डालता है। आज आप लोग ऋग्वैदिक काल नोट कर दीजिए। एक आध पॉइंट लिखाए थे क्या? भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हुआ था। हाँ सर। लिखिए, भारत में आर्यों का जहां निवास हुआ उसे सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा गया है। सप्त सैंधव को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। जबकि
सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। अभी तो सरस्वती विलुप्त हो चुका है। अभी नहीं बल्कि वैदिक काल के अंतिम समय में ही वो विलुप्त हो चुकी थी। ऋग्वेद में, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 ऋचा है। ऋचा एक ऋचा में कई मंत्र होते हैं, कई श्लोक होते हैं। और मंडल, मंडल चैप्टर को कहते हैं। 10 चैप्टर बने हैं। हाँ, 10 चैप्टर, 10 भाग का ये उसको। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल मूल ग्रंथ माना जाता है। जबकि पहला और 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ माने सबसे प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता से मिलती है। अवस्था कोई जिंदा अवस्था है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 10 राजाओं के बीच युद्ध का उल्लेख है। जिसे
जिसे 10 राज्ञ युद्ध कहा गया है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब तो रावी नदी कहते हैं ना, पुरुषनी नदी को अब रावी नदी, पुरुषनी नदी रावी नदी के तट पर 1921 में। ऋग्वेद में अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में अयस शब्द तांबा या कांसा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक कबीले की आम सभा, ऋग्वैदिक कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी। जो राजा का चुनाव करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, हाँ, और गण में समूह ना, गण जैसे राजनीतिक समूह या राजनीतिक संगठन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। उनका एक संगठन था, जैसे सभा था, जो प्रतिष्ठित लोग कबीले के थे, वे सभा में भाग लेते थे। समिति जो थी, सभी लोग उसमें भाग लेता था। स्त्रियां जो होती थी वो सभा में भी भाग लेती थी और विदत में भी भाग लेती थी, दोनों संगठनों में। अब कैसे लिखाया जाए? आ गया। चलो आगे।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। पुरोहित था। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी होता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कहीं भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चारागाह के अधिकारी को व्राजपति कहते थे। जबकि परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था। कुलप। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में जन शब्द, जन को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, जन ब्रैकेट में कबीला, जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में बेटी के लिए या पुत्री के लिए कहीं भी कामना व्यक्त नहीं की गई है।
कहीं भी कामना व्यक्त नहीं की गई है। जबकि प्रजा और पशु के लिए या पशु की कामना बार बार की गई है। प्रजा और पशु की कामना। प्रजा मीन्स यहां पर है संतान। नेक्स्ट पॉइंट, गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र याद है आप लोगों को? हाँ हाँ, हाँ। इसकी रचना किसने की है और कब हुई है मालूम है? नहीं मालूम। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल में आया है और इसकी रचना किए हैं विश्वामित्र। हाँ, और इस रचना के पीछे जो उनका मकसद था कि जो अनार्य लोग थे ना, उनको आर्य समूह में लाने के लिए इस गायत्री मंत्र की रचना हुई थी कि इसको एक बार पढ़ लेंगे ना वो आर्य हो जाएगा। इसका अर्थ कुछ होता है? भगवान मालिक है, ये सब हम ना जानते हैं क्या अर्थ होता है। इस सब के पीछे कौन जाता है? इसका क्या, ये सूर्य से, सवित्री से प्रार्थना कुछ की गई है। इस मंत्र को सब लोग जानता है। सरकारी कौन होता है? यही कहीं कहीं कोई स्कूल में होता होगा, हम लोग के स्कूल में नहीं होता है। हाँ, प्राइमरी स्कूल में लोग करवाता होगा, लेकिन हमारे स्कूल में ये सब, आगे के हाई स्कूल वगैरह में ये सब नहीं चलता है। तो गायत्री मंत्र हर कोई जानता है जरूर, उसका क्या अर्थ होता है ये कोई नहीं जानता है। कहां से आया ये मंत्र ये भी नहीं जानता, और किस ऋषि ने इसकी रचना की थी यह भी नहीं जानता। ये जो 10 रागे युद्ध आप लिखे पर उसने नदी के तट पर लड़ा गया, इसमें भी लड़ने वाले थे विश्वामित्र ही। एक कबीले के, भरत कबीले के जो प्रधान थे, जिसका राजा था सुदास, उसका प्रधान थे विश्वामित्र पहले, माने पुरोहित। लेकिन वशिष्ठ, ये विश्वामित्र थे थोड़ा सा लड़ाकू टाइप, बात बात पर क्रोधित होने वाले। वशिष्ठ जो थे बेचारा माइंड नेचर थे, इनकी प्रसिद्धि थोड़ी ज्यादा थी वशिष्ठ की। सुदास विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना प्रधान पुरोहित बना लिया। अभी से विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उस काल में हर कबीला एक दूसरे कबीला पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में झगड़ा करते रहता था। विश्वामित्र को मौका मिला, उन्होंने 9 कबीले को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके वही रावी नदी के तट पर सुदास को चैलेंज किया, भरत कबीले को। उस भरत कबीले के साथ इन 9 कबीलों का युद्ध हुआ, जिसमें ये 9 कबीले पराजित हुए, विश्वामित्र की पराजय हुई। और उसी भरत कबीला का जो प्रधान था सुदास या भरत कबीला, उसी भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। ये 10 रागे युद्ध यही था, 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ उसी को 10 रागे युद्ध कहते हैं। अब देखिए विडंबना, ये 1500 ईसा पूर्व के लगभग की बात है, जब आर्य लोग आए भारत में। 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चलता है। यहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों आते हैं, दोनों पुरोहित। रामायण आप यदि आप पढ़ते हैं तो सैकड़ों वर्ष का अंतर है, तकरीबन 800 1000 साल कहिए, मान करके आप चलिए 1000 साल का अंतर। यहां भी विश्वामित्र और वशिष्ठ को हम देखते हैं। रामायण महाभारत में, रामायण में है ना, हाँ, विश्वामित्र वही ना राम को लेकर के जाते हैं। और मारी सुबाहु, यही बक्सर में मारी सुबाहु को राम मारते हैं। फिर वही विश्वामित्र लेके जाते हैं उनको जनकपुर, जहां सीता के साथ उनका
विवाह होता है, जो क्रियाएं होती हैं, फिर यमवर स्वयंवर वाली जो बात वहां हो जाती है, फिर बारात जाती है जनकपुर से अयोध्या, बजाता सीता का ब्याह होता है। ये सॉरी, अयोध्या से जनकपुर, और ब्याह करके चारों भाई ले आते हैं अपनी अपनी पत्नियों को। यहाँ भी हम विश्वामित्र वशिष्ठ को देखते हैं। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जिंदा कैसा रहे भाई? कैसो साल? एक आध हजार संभव है? नहीं, 150-200 मान सकते हैं। 150-200 कैसे हो जाएगा? जिंदा कैसे हो जाएगा? एक आध साल तो ऐसे रहा थी सर। अरे 100 वर्ष हो गया, 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन 1000 साल कुछ जिंदा। अच्छा, जो गांव के पुरोहित सॉरी बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात कीजिए, कहेंगे कि भाई वो सब तो मनीषी थे, योग क्रिया से वो 1000 का लाखों साल जीवित रह सकते। अभी एक कोई वैज्ञानिक आधार थोड़े, इसको नहीं ना मान सकते हैं। तो एक कथा कहानी, उस विश्वामित्र और वशिष्ठ को वहीं से लिया कवियों ने, आने वाले समय में वो कालिदास तक पहुंच गए, तो जो गुप्त काल में है कालिदास। तो गलत कह जाए, कहाँ थे कहाँ न थे पता नहीं चल। तो कवियों की कल्पना होती है, उसके आधार पर हम लोग इसको इतिहास में स्थान नहीं दे सकते। हाँ, क्या लिखे? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नियोग प्रथा, नियोग प्रथा जान रहे हैं? नियोग प्रथा वही जो मान लिया जाए कि देवर्ष हाँ वो सब चीजें। नियोग प्रथा और विधवा विवाह, नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ये बाल विवाह का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था? बाद में गुप्त काल से शुरू होता। गुप्त काल में जब ये सारी स्मृति ग्रंथ लिखे गए ना, जिसको हम लोग धर्मशास्त्र कहते हैं, इसके बाद ये शुरू होता है। एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत सारे कारणों से स्त्रियां जो थी पुरुष समाज को चैलेंज करने लगी। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था पुरुष प्रधान समाज था। परिवार में पुरुषों की प्रधानता होती थी। लेकिन बाद में चलकर ये जो धर्मशास्त्र आए, यहां तक पहुंचते पहुंचते स्त्रियों ने कई एक बार विद्रोह किया पुरुषों के खिलाफ। अब सब दिन जो पुरुषों की प्रधानता रही है, तो उसके अधिकार पर कोई चैलेंज करेगा, कैसे वो बर्दाश्त करेगा भाई? तो हुआ कि इसे मारपीट से तो ठीक नहीं होगा, इनको ऐसा बांधो कि ये अपने अधिकार को भूल जाएं और पुरुष प्रधान समाज को चैलेंज न करें। एक काम ब्राह्मणों ने उठाया, वे धर्मशास्त्र लिखना शुरू किए। हम गुप्त काल आएंगे तो उसको बताएंगे। तब लिखना शुरू हुआ कि 8 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए। सबसे उत्तम कोटि का यह विवाह था माना गया। मनुस्मृति पढ़िए आप, उसमें है साफ, उत्तम कोटि का विवाह 8 वर्ष की अवस्था।
तो जब 8 वर्ष की अवस्था में लड़कियों का आपने विवाह कर दिया तो सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित हो गई, चली गई अपने ससुराल पक्ष में। वहां जाने के बाद जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती गई, बहुत सारे समस्याएं उनकी जिंदगी में आती गई। वो पुत्रवती होंगे, बाल बच्चों के लालन पालन में अब उनका समय बीतना शुरू हो गया। शैक्षणिक क्रियाओं से आप वंचित होते चले गए। साथ साथ ही इतना ही नहीं लिखा, अब लिखा कि यदि आपका हस्बैंड पगला भी है तो भी पत्नी के लिए वह पूजनीय है। हालांकि इसमें कुछ फिर बाद में जागवल्क्य और कुछ अन्य स्मृति ग्रंथों में स्मृतिकारों ने थोड़ा सा संशोधन किया, कैसे उनको अधिकार मिलेगा। यदि पगला है तो, नपुंसक है तो, घर छोड़ करके भाग गया तो, बेभिचारी है तो, दुराचारी जो दूसरे की नारियों पर, नारी पर गलत नजर रखता है, यदि ऐसा पति है तब पत्नी को कुछ अधिकार दिया गया कि आप अपने पति की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अदरवाइज यदि पति मर जाता है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार पत्नी को नहीं, विधवा को नहीं, उसके पुत्र को मिलेगा। कहने का मतलब यह, महिलाओं को चारों तरफ से बांध दिया गया, बस आप इसी में उलझे रहें। उसके बाद फिर अर्ली मेडिवल पीरियड होता है शुरू, फिर पूरा जो मध्यकाल है, सामंती काल आ जाता है, सामंतवाद। इसमें तो फिर महिलाओं का कोई एक तृण बराबर भी महत्व नहीं है। इसीलिए हमारे आधुनिक कवि ने कहा, क्या है उनका लाइन, तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। एक बेटी जन्म से लेकर के मृत्यु तक रोना ही उसके भाग्य में लिखा हुआ। तो खैर मनाओ कि 1947 में आजादी मिली कि आप लोग बढ़िया से बैठ करके आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज उस समय कोई सोचता था? महिलाओं के हित के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। ये हमारा जो समाज है जिस पर हम गर्व करते हैं, हिंदू समाज, ये हिंदू समाज इस धरती का सबसे घटिया समाज। जितना धरती का कुकर्म हो सकता है इस समाज ने किया, और अपने घर की महिलाओं पर किया। हमारे समाज की, अपने समाज की महिलाओं पर, अपने घर की महिलाओं पर 8 वर्ष की बच्ची का विवाह कर दे रहे हैं साहब। उसका पति कल मर जाएगा, अब वो विधवा या तो सती होगी या फिर जिंदगी भर एक नारकीय जीवन जिएगी। और उस काल में जो विधवा नारकीय जीवन होता था कि उसका सर मुंडन कर दिया जाता था। अब उसका घर के परिवार पर भी छाया नहीं पड़ना चाहिए उस विधवा का। आप कल्पना करते हो? एक माँ बाप से भी उसकी दूरी होनी चाहिए, बहन भाई से भी उसकी दूरी होनी चाहिए, किसी पर उसकी नजर नहीं पड़े, घर में बंद कर दिया जाता था। ये कौन सा समाज था? और इसी समाज पर हम गौरवान्वित होते हैं, हिंदू समाज। अंदर से जब आदमी स्टडी करता है ना, तो इस व्यवस्था को देख करके अंदर से बौखलाहट होती है। हमारा पुरोहित वर्गों ने जो बिगाड़ा है हमारे धर्म और समाज को ना, धर्म के नाम पर, वो बड़ा दूसरे तरह का है। और इस
गुप्त काल से काम शुरू हुआ। उस गुप्त काल से जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, हम आएंगे वहां, इसका पूरा लंबा एनालिसिस करेंगे, क्या क्या हुआ है, कैसे हमारा डाउनफॉल हुआ है। हम गुलामी जिए, आज लोग कहता है कि हम पर विदेशियों ने लूटमार किया और हम पर कब्जा कर लिया। कब्जा करेगा नहीं, तुम उसी लायक था ही। अपने समाज को तो तुम इस हालत में गिरा दिया था कि कोई भी आकर के तुम पर कब्जा करता। जात पात धर्म संप्रदाय सब में बांट करके छोड़ दिया था। एक हिंदू समाज से ही तुम छुआना भी तुम्हारे लिए गुनाह हो गया था। उसको शहर से बाहर रखा जाता था। यदि किसी कारण से शहर में उसको आने की जरूरत पड़ी तो डुगडुगी बजा करके आता था, लकड़ी बजाते हुए, ताकि वो आवाज से लोग समझ ले कि आ रहा है वो, और उसका लिए रास्ता खाली कर दिया जाता था। उसकी परछाई भी पड़ गया तो दूषित हो जाता था। बार बार समाज, इसको चंडाल कहते थे उस जाति को। ये अपने ही समाज का था, हिंदू समाज का, कोई मुस्लिम समाज तो थोड़े था। अब फिर भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। आप पढ़िए हिस्ट्री, अभी तो शुरू ही हुआ है, देखिएगा क्या क्या आता है बीच में, तब आपको खुद पता चलेगा कि हम किस दौर से गुजरे हैं, हमारा समाज किस दौर से गुजरा है और किन किन लोगों पर। हालांकि एक चीज और अभी बड़ा, वो भी हमको ठीक नहीं लगता है, मनुस्मृति को लेकर के लोग दुष्प्रचार करते हैं, किसी शूद्रों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार। केवल शूद्रों के साथ नहीं ना हुआ, आप महिलाओं को क्यों काट दे रहे हैं? ये दोनों वर्गों के साथ हुआ, शूद्रों के साथ भी हुआ और महिलाओं के साथ भी हुआ, और सभी महिलाओं के साथ हुआ। ये ना कि एक कैटेगरी थी कि शूद्र वर्ग की जो महिलाएं होंगी वही सिर्फ नहीं पढ़ेंगी वेद मंत्र, बाकी सब महिलाएं पढ़ेंगी, ऐसा तो था नहीं। चाहे वो ब्राह्मण घर की भी महिलाएं थी, उनको भी वेद मंत्र पढ़ने से हटा दिया गया, अधिकार वंचित कर दिया गया। तो ये जो डिटोरिएशन हुआ, गिरावट जो शुरू हुई, ये गुप्त काल के बाद से शुरू हुई। और जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया, शायद महिला वर्ग की तरफ से कुछ चैलेंज आए। जब जब यहां चैलेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ सुधार के नाम पर हुआ, लेकिन सुधार, इस काल में जो सुधार हुआ वो ठीक नहीं हुआ समाज के लिए, और वही हमारे पतन का कारण बना। अपने ही घर के, अपने ही समाज का एक पहिया को आप हटा दे रहे हैं। कोई भी समाज जब स्त्री और पुरुष से चलता है, स्त्रियों को आप अधिकार वंचित कर, चारों तरफ के प्रतिबंध उन पर थोप दिया, तो केवल पुरुषों द्वारा एक समाज का संचालन नहीं हो सकता। हमको गिरने का सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि महिलाओं को अपने से दूरी बना दिया, और तब विदेशियों को मौका मिला यहां आकर के हम पर राज करने का। तकरीबन 800 साल तक हम मुस्लिमों के शासन में रहे और 200 साल तक हम अंग्रेजों के शासन में रहे, गुलामी। 1000 साल हम गुलामी की जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली थी। गुलामी की जिंदगी जीते हुए भी ये तो सौभाग्य कहिए कि कुछ वैसे मनीषी लोग आए आधुनिक भारत में, जिन्होंने हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की नींव डाली, और धीरे धीरे हम अपने अधिकार को समझना शुरू किए, तो संगठित हुए, स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी, और तब जाकर के हम 47 में आजादी, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, को एजुकेशन शुरू हुआ। यहाँ सबसे पहले ब्रिटिश काल में बीए पास करने वाली महिला कौन थी जानते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, नहीं जानते? वह थी कलकत्ता की कादम्बिनी गांगुली, पहली महिला। सोचिए कि उस कैसे वो कॉलेज जाती होगी उस काल में, कितना साहस किया होगा। जो बंगाल तो खैर शुरू से ही शिक्षित रहा, गढ़, आपकी सरोजिनी नायडू
हालांकि सरोजिनी नायडू थी कुरूप देखने में भी थी और एक लाला जी से शादी कर ली थी। इनका पुरुष जो था वो जाति से। तहलका मच गया समाज में, तहलका। क्या नहीं हुआ उसके लिए, लेकिन यह एक जिद्दी महिला कहीं की शादी करेंगे तो हम उसी से शादी करेंगे। शादी कर ली, जिंदगी भर खैर निर्वाह हुआ। फिर तो राष्ट्रीय आंदोलन में आ गई सरोजिनी नायडू, खेल दिया गया समाज द्वारा, उनको राजनीतिक बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंची। पहली महिला गवर्नर स्वतंत्र भारत की बनने का मौका मिला उनको, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी उसका। तो जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा आई, को एजुकेशन चला, लड़का लड़की एक साथ बैठ करके शिक्षा लेने लगे, तो फिर सब धीरे 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 लाइन पर आता गया। लेकिन पहले के जमाने में यही हुआ था। मेरे घर में भी एक बाल विधवा थी, मेरी दादी एक थी। 6-7 वर्ष की उम्र में, जैसे कि एक और मामा थी हमारी दादी, हम लोग मामा कहते थे। तो दोनों सगी बहन थी और इधर से जो हमारे बाबा थे दोनों सगे भाई, तो दोनों की शादी हुई। कलेन एक गांव है, कलेन, वही 6-7-8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी। तो एक बाबा जो थे वो एक ही 2 साल के बाद मर गए। अब सोचिए उस बेचारे पर क्या गुजरा होगा। पूरी जिंदगी वही सफेद वस्त्र धारण करके गुजारते। मेरे घर में रहते हुए आप सोचते हो, एक महिला के स्तर पर बैठ करके सोचो, एक लड़की जिसकी शादी हुई तुरंत वो विधवा हो जाती है और उसकी उम्र अभी 7-8 वर्ष है। अभी तो ज्ञान भी नहीं है उसको शादी का क्या होता है, विवाह। लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ होगा, 12-13 वर्ष की अवस्था पहुंचते पहुंचते ज्ञान जब हुआ होगा, शादी क्यों होती है, किस लिए की जाती है, या फिर अपने सगी बहन को देखती होगी, तब उस पर क्या गुजरता होगा, है ना बात। अब पूरी जिंदगी मृत्यु पर्यंत मेरे घर में हुआ, मेरे ही घर में उनका देहांत हुआ। कहाँ जाती भाई, मेरे घर की बहू थी, अच्छा मेरी दादी थी, कहाँ जाती, मेरे घर में। ऐसे एकाध नहीं, लाखों करोड़ों महिलाएं थीं। में श्याम किशोर शर्मा जी को देखे हैं सर। और तीसरा वरुण था, दूसरा प्रमुख देवता इस काल का अग्नि, और तीसरा वरुण। तीसरा वरुण था। नेक्स्ट, आंधी तूफान का देवता मरुत था। मरुत इस काल में, नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में सरस्वती नदी की देवी थी। कब इसका मंत्रालय चेंज हो जाता है? यही उत्तर वैदिक काल में। ये सब इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब गौण हो जाते हैं। प्रजापति, विष्णु और रुद्र, ये तीनों की महत्वपूर्ण देवता है। इस काल में विष्णु पशुओं के देवता है।